जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कि आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कैसे कवर करना है कोट्स के थ्रू। ठीक है, एक बार आपको उन ऑथर्स के कोट्स समझ आ गए जो उन्होंने बातें बोली हैं, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा उनका कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। प्लस ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि कोट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा किसके लिए हेल्पफुल है? सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको पीएसआईआर के लिए। जब आप पीएसआईआर यूपीएससी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका ऑप्शनल पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, तो उस पर जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से या वेस्टर्न थिंकर से क्वेश्चन आते हैं तो कोर्स मेंशन होते हैं एंड उस कोर्स को एक्सप्लेन करना होता है, या फिर आपको कोई उसी के बारे में पूछा हुआ होता है और आपको अपने आंसर राइटिंग में अगर ये कोर्स डालते हो, ठीक है, तो आपका आंसर बहुत इन्हांस करेगा। ठीक है, अगर आप ये कोर्स अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करते हो, पीएसआईआर के लिए बता रही हूँ, वेस्टर्न थिंकर्स के कॉन्टेक्स्ट में। आपको भी हेल्पफुल होगा और यूजीसी नेट वालों को तो हेल्पफुल होगा ही होगा, है ना। तो दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। लेट्स बिगिन। और जहाँ पे मुझे लगेगा कि इस चीज़ को हम थोड़ा बहुत ट्रिक से याद कर सकते हैं और इस चीज़ को हम समझ के याद कर सकते हैं, तो हम वैसा अप्रोच लेकर चलेंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना या लाइक करके बता देना। अगर लाइक भी करोगे तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ ठीक है, या कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें कि हर थिंकर हम इसी तरीके से याद करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो हर थिंकर को इसी तरीके से याद करेंगे, और नहीं तो फिर इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, ठीक है, जैसा आप बोलोगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कोट जो हमारा है वो है एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। तो यह है लास्की का कोट। इसको मैंने सबसे पहले क्यों रखा है, क्योंकि ये आपका जितने भी आप थिंकर्स पढ़ते हो, चाहे वो आप वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ो या फिर इंडियन थिंकर्स पढ़ो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जब भी कोई थिंकर्स को समझना होता है हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है और किस टाइम पीरियड में उन्होंने वो बात लिखी है या वो बुक लिखी है, वो समझना बहुत जरूरी है अगर आपको उस थिंकर का थॉट प्रोसेस समझना है। तो ये जो बात थी वो सबसे पहली बात लास्की ने दी थी, और लास्की ने बोला था कि हर थिंकर अपने टाइम का ही एक चाइल्ड होता है, यानी कि अपने जो जो भी थिंकर जो भी बातें लिखता है वो अपने टाइम के हिसाब से लिखता है। हो सकता है वो बातें आज के टाइम पे वैलिड हो और हो सकता है वो बातें आज के टाइम पे वैलिड ना हो। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो लास्की ने ये वाला जो स्टेटमेंट था वो मैकियावेली के कॉन्टेक्स्ट में दिया था, लेकिन अगर आपको कहीं और ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाए किसी और ऑथर के साथ, तो ये स्टेटमेंट तब भी सही होगी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है हर वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर के कॉन्टेक्स्ट में। पर अगर कोट आ जाए, ये कोट किसका है, तो लास्की का। तो मैंने ये सबसे पहले इसलिए रखा ताकि आपको समझ आए कि हर थिंकर को समझने के लिए हमें उसका टाइम्स मतलब उसके टाइम और कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं आज की वीडियो का पहला कोट क्या है। पहला कोट है कॉन्फ्यूशियस से, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। वो क्या कहते हैं, और ये कोट जो है मैंने अपने जो अबाउट सेक्शन है वाईटी का, हमारे यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन, उसमें भी ये कोट मेरे को इतना अच्छा लगा था कि मैंने लिखा था, ताकि कोई भी बच्चा कोई भी सवाल पूछते टाइम मेरे से हेजिटेट ना करे बेसिकली। तो कॉन्फ्यूशियस ने क्या बोला था, द मैन हु आस्क अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर अ मिनट, बट मैन हु डजंट आस्क इज फूल फॉर लाइफ। जो सवाल पूछता है, हो सकता है कि आपने सवाल पूछा हो, लोग आप पे हंसे कि यार ये तो इसको इतना भी नहीं आता, इसको इतना सा भी सवाल नहीं पता, तो हो सकता है कि लोग आपको पागल समझे। लेकिन आपने सवाल पूछा, वो अच्छी बात है। ठीक है, और इन कंपैरिजन उस बंदे के जिसने सवाल पूछा ही नहीं, ठीक है, जिसको लगता था कि अगर मैं सवाल पूछूंगा तो क्या होगा, मेरे को सब पागल समझेंगे, कि मेरे को लोग मुझे जज करेंगे कि मुझे इतनी सी चीज भी समझ नहीं आई। वो सारी चीजें। ठीक है, तो कॉन्फ्यूशियस ये बोलते हैं कि जो सवाल पूछता है वो ज्यादा मतलब वो फूल नहीं है। वो 1 मिनट के लिए हो सकता है कि उसको लोग पागल समझे, लेकिन जो सवाल ना पूछे वो पूरी जिंदगी के लिए एक फूल बन के रहेगा, क्योंकि उसका वो जो सवाल है वो कभी क्लियर हो ही नहीं पाएगा। अब कंफ्यूशियस अपने टाइम पीरियड में लिख रहे हैं, उनके टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो आप ये मत सोचना कि अच्छा मैं तो सवाल नहीं पूछूंगा, मैं गूगल पे सर्च कर लूंगा। वैसा वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं सॉक्रेट्स के कोट्स हैं, कुछ 4 कोट्स मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। और सॉक्रेट्स हमारे सिलेबस का पार्ट एक्सप्लिसिटली तो नहीं है कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर जब आप प्लेटो को पढ़ते हो तो आपको सॉक्रेट्स को भी पढ़ते हो। और कितनी बार सॉक्रेट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन कितनी बार सॉक्रेट्स से आए हैं, क्योंकि सॉक्रेट्स की जो राइटिंग्स है वो सॉक्रेट्स से अपने
अपने ऊपर कोई भी बुक नहीं लिखी। जितना भी सॉक्रेट्स के ऊपर काम है वो उनके फॉलोअर्स ने किया है, स्पेशली प्लेटो ने किया है अपने डायलॉग्स के थ्रू, द रिपब्लिक में, ये सारी चीजों में। तो हमें सॉक्रेट्स के कोट्स भी अगर हम समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्लेटो की थिंकिंग भी समझ आ जाएगी, क्योंकि जो प्लेटो है वो सॉक्रेट्स के ही डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे। The only true wisdom is in knowing you know nothing। अच्छा, आप सॉक्रेट्स को आपको पता है वाइजेस्ट मैन बोला जाता है। वाइजेस्ट मैन एक प्रिंसेस थी उस टाइम की, उन्होंने सॉक्रेट्स को वाइजेस्ट मैन बोला था। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं कि सॉक्रेट्स को सब कुछ पता था इसलिए वो वाइज नहीं थे, लेकिन सॉक्रेट्स को ये पता था कि वो किस चीज को लेकर उनका इग्नोरेंस है, उनको अपनी वीकनेस पता थी। ठीक है, उनको ये पता था कि क्या क्या चीजें मैं नहीं जानता और क्या क्या चीजें मुझे जाननी चाहिए। उनको राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस पता था, इसलिए सॉक्रेट्स को वाइजेस्ट मैन बोला गया। तो इसलिए सॉक्रेट्स खुद ही ये बात बोलते हैं कि द जो सच्ची विजडम है, ठीक है, जो ट्रू विजडम आप बोल सकते हो, समझदारी, वो उस समझदार पर्सन, हम उसको बोलेंगे जिसको ये पता है कि उसे कुछ नहीं आता, जो हर बार कोशिश करता है सीखने की। अब ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ये काफी इजी है अगर आप दोबारा से बैक करके वीडियो को समझो। देन सॉक्रेट्स का तीसरा कोट, सॉक्रेट्स का तीसरा कोट नहीं, मतलब आज की लेक्चर का थर्ड कोट है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये भी सॉक्रेट ने बोला था कि अगर कोई आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो, ठीक है, जो बिना सोची हुई, बिना सोचे समझी जिंदगी जी रहे हो, आप अपने थॉट्स को एनालाइज नहीं कर रहे, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पर आपका कोई गोल नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी जो जो लोग बोलते जा रहे हैं आप वो करते जा रहे हो, आप कोई डायरेक्शन लेस हो बेसिकली। तो वो जो आप, अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हो तो आप क्या हो, आपकी जो लाइफ है वो आप वर्थ लिविंग नहीं है। दूसरी बात, सॉक्रेट्स ने एक और चीज बोली थी, द लाइफ ऑफ अ वर्च्यू इज ऑलवेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन। तो एक, अगर वर्चुअस लाइफ देखें तो वर्चुअस लाइफ क्या है, जब एक पर्सन अपने बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोचता है तो वो क्या है, वर्चुअस लाइफ जी रहा है। देन सॉक्रेट्स एक और बात बोलते हैं जो कि बहुत डीप बात है, ठीक है, जो हम आज के टाइम के अकॉर्डिंग कॉमन सेंस से थोड़ी सी अलग है। क्या बोलते हैं, ये हिटलर के कंटेक्स्ट में भी हम समझ सकते हैं, प्रिपिट्रेटर ऑफ वायलेंस डैमेज हिज सोल मोर देन द ऑफ हिज विक्टिम्स। तो जो वायलेंस करता है वो अपने सोल को, अपनी आत्मा को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है इन कंपैरिजन, जो विक्टिम है, जो उस वायलेंस को सह रहा है, उसकी आत्मा इतनी ज्यादा डैमेज नहीं होगी जितनी ज्यादा आत्मा किसकी डैमेज हो जाएगी वायलेंस करके। जो वायलेंस कर रहा है, प्रिपेटर यानी कि जो वायलेंस कर रहा है, एक्टर, जो उस वायलेंस का एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसका सोल ज्यादा डैमेज होगा इन कंपैरिजन विक्टिम के। तो ये भी सॉक्रेट्स का एक कोट था। ठीक है, सब बात करते हैं प्लेटो के कोर्स की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पीएसआईआर की आंसर राइटिंग में भी काम आएंगे। प्लस आपको अगर ये इन कोर्स को अगर आप समझ गए तो इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं प्लेटो की वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो पहला कोट है प्लेटो का, वी शुड रन आफ्टर द थिंग्स विच आर अनलिमिटेड एंड विच आर ऑफ परमानेंट नेचर लाइक नॉलेज, करेक्टर एंड ब्यूटी। इवन उन्होंने यहाँ पे लव की भी बात की थी कि ऐसी चीजें जो अनलिमिटेड है, ठीक है, जो परमानेंट नेचर की है, उन चीजों के पीछे भागो, ना कि उन चीजों के पीछे जो कि लिमिटेड है, जो कभी भी खत्म हो सकती है। क्योंकि अगर आप लिमिटेड चीजों के पीछे भागोगे तो वो आपको सेल्फिश बनाएंगी, ठीक है, वो आपको हार्म करेंगी। ठीक है, सो नॉलेज, करेक्टर, ब्यूटी, लव, ये सारी चीजें, इनफैक्ट ये वाला जो पीएचडी एंट्रेंस में एक बार कोट आ रखा है और वहां पे लव लिखा हुआ था, ब्यूटी लिखा हुआ था, तो ये वर्ड्स यूज किए हुए थे, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, इवन आइडियाज को वो परमानेंट मानते हैं कि आइडियाज जो है परमानेंट है, आइडियाज को वो रियलिटी मानते हैं, जो कि ये कोर्ट में लिखा भी हुआ है कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ठीक है, जो हम हमारी रियलिटी है वही, जो हमारे आइडियाज हैं वही हमारी रियलिटी में झलकते हैं। देन फिजिकल बॉडी इज द डिकेइंग पार्ट वेयर एज सोल इज द परमानेंट पार्ट। इवन किसको वो परमानेंट मान रहे हैं, वो सोल को परमानेंट मान रहे हैं, आइडियाज को परमानेंट मान रहे हैं, नॉलेज को, करेक्टर को, ब्यूटी को, लव को, ये सारी चीजों को। ठीक है, तो फिजिकल बॉडी है वो तो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, लेकिन जो सोल है वो आपकी परमानेंट रहेगी। Kingdom of God is the kingdom of perfection. This is a very very important quote and a famous quote given by Plato. तो ये वाला भी याद रखना, Kingdom of God is the kingdom of perfection। तो हमारे जब perfection की बात कौन करेगा, आप खुद ही सोचो, जो कि आइडियलिस्टिक पर्सन होंगे, ठीक है, जो आइडियल्स में मानते होंगे, आइडियाज में मानते होंगे। यहाँ पे आइडियलिज्म का मतलब आइडियाज से रिलेटेड है, ठीक है, जो प्लेटो का आइडियलिज्म है वो आइडियाज से रिलेटेड है। और वैसे जो हम आईआर में आइडियलिज्म पढ़ते हैं कि मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ नॉर्मेटिव बातें करते हैं, ठीक है, वो होता है आइडियलिज्म, कि ऐसा होना चाहिए, काश ऐसा होता है, कि इल्यूजनरी, मतलब उनको रियलिटी से थोड़ा हट के बातें करते हैं, वो होता है आइडियलिज्म। ठीक है, तो परफेक्शन, अब परफेक्शन कभी रियल सेंस में पॉसिबल है, आप खुद सोचो, रियलिटी में कोई चीज परफेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। सो परफेक्शन का जो आइडिया है वो भी प्लेटो का, ऐसे याद रख लेना, किंगडम ऑफ गॉड इज द किंगडम ऑफ परफेक्शन।
लास्ट जो प्लेटो का कोट है वो है द रियल वर्ल्ड इज मोर ब्यूटीफुल देन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूशन। ये आपका एलोगेरी ऑफ केव्स से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है और काफी इजी स्टेटमेंट है, आपको समझ आ गया होगा। देन प्लेटो के कुछ और कोट्स देख लेते हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं और कुछ पूछे भी गए हैं। जैसे कि बात करें इस स्लाइड पे जो कोट लिखा हुआ है, आइडिया इज द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन एंड बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ परमानेंस। तो आइडियाज क्या है, आइडियाज एकदम परफेक्ट होते हैं, वो वर्ल्ड ऑफ परमानेंस से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आइडियाज को वो परमानेंट मानते थे। एंड वर्ल्ड ऑफ परमानेंस वो किसको बोल रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ गॉड को। जो भगवान के द्वारा बनाया गया वर्ल्ड है वो परमानेंट वर्ल्ड है और उसमें आइडियाज जो है एकदम परफेक्ट होते हैं। देन परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है, परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस गॉड आइडिया ऑफ जस्टिस है। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, प्लेटो का फेमस स्टेटमेंट कोड जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया है कि बहुत सारे इंडिविजुअल से बन के मिलकर ही क्या बनता है, स्टेट बनता है। तो इंडिविजुअल का ही अगर बिगर वर्जन देखें तो वो क्या है, स्टेट। और अगर यहीं पे आप एक और कंसेप्ट भी समझ लो, जो अगर आपको कभी कुछ ऐसा आ जाए जिसमें बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल अगर करप्ट होंगे तो स्टेट भी करप्ट होगा, इंडिविजुअल हार्मोनियस होंगे तो स्टेट भी हार्मोनियस होगा, मतलब जैसे इंडिविजुअल वैसा ही स्टेट होगा। तो ये बातें जो है प्लेटो की हो जाएंगी। देन 14 पॉइंट बात करते हैं, दो स्टेट्स आर बेस्ट गवर्नड वेयर रूलर्स आर रिलक्टेंट टू गवर्न rather than the states where rulers are eager to govern। यानी कि वो स्टेट्स सबसे अच्छे बेस्ट गवर्न किए जाते हैं उन रूलर्स के द्वारा जो गवर्न करना ही नहीं चाहते, और जो रूलर्स गवर्न करना चाहते हैं अगर वो गवर्न करेंगे तो वो जो स्टेट है वो बेस्ट तरीके से गवर्न नहीं हो पाएगा। अब ये चीजें आपको थोड़ा सा अनलॉजिकल साउंड कर रही होंगी, इलॉजिकल साउंड कर रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस रूलर को गवर्न करना ही नहीं चाहता, कोई ऐसा पर्सन है जो गवर्न करना ही नहीं चाहता, उसको कोई सत्ता में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पॉलिटिक्स में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर हम उसको गवर्न करने के लिए दे दें तो क्या वो अच्छे से गवर्न कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन प्लेटो एकदम उसका उल्टा सोचते थे, वो आइडियलिस्टिक थे थोड़े। उनको ऐसा लगता था कि जो रूलर हमेशा गवर्न करना चाहता है, जो रूलर हमेशा पावर के पीछे भाग रहा है, सत्ता के पीछे भाग रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, करप्ट होगा, और वो करप्ट होगा तो कभी भी वो बेस्ट गवर्न नहीं कर पाएगा, ऐसा प्लेटो का मानना था। 15th, इफ एजुकेशन इज द प्राइमरी मशीनरी। अब आपको पता है कि इकलौते थिंकर जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंक थॉट में जो हम पढ़ते हैं, एक मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है एजुकेशन की बात करती है और एक प्लेटो। तो प्लेटो का तो एजुकेशन सिस्टम बहुत फेमस है ही। तो एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादातर जो स्टेटमेंट आएगी उसमें प्लेटो ही टिक करके आना है। और जो आंसर राइटिंग में भी आप ये स्टेटमेंट डाल सकते हो किसी अच्छा आंसर को बनाने के लिए, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आता है। इफ एजुकेशन इज द प्राइमरी मशीनरी टू क्रिएट द आइडियल स्टेट, कम्युनिज्म इज द सप्लीमेंट्री मशीनरी। अगर एजुकेशन एक प्राइमरी मशीनरी है आइडियल स्टेट को क्रिएट करने के लिए, तो कम्युनिज्म क्या है, एक उसका एक पैरेलल है, यानी कि एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो वो किसको पहले मान रहे हैं, आइडियल स्टेट को पहले मान रहे हैं, और उसके बाद कम्युनिज्म की बात करते हैं, यानी कि कम्युनिटी की बात करते हैं, सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ और कोर्स की, जैसे जेएच सेबाइन का कोट जो पीवाईक्यू में आ रखा है, एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट, यानी कि एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट क्या था, रूल ऑफ लॉ, इज द प्लेटो सेकंड बेस्ट। ठीक है, और प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट क्या था, प्लेटो का फर्स्ट बेस्ट क्या था, आइडियल स्टेट में वो बोलता था कि आइडियल स्टेट को मैं प्रायोरिटी देता हूँ, लेकिन जो सेकंड बेस्ट है वो क्या होगा, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, वेयर एज जो एरिस्टोटल किसको प्रायोरिटी देते थे, एरिस्टोटल देते थे रूल ऑफ लॉ को पहली प्रायोरिटी, और उसके अलावा जो प्लेटो का आइडियल स्टेट था उसको वो सेकंड बेस्ट मानते थे। तो ये बात जो थी जेएच सेबाइन ने बोली थी। फिर लॉ इज अ रीजन विदाउट पैशन, ये किसका कोट है, ये है प्लेटो का कोट, कि लॉ क्या है, एक तरीके का रीजन है, जो लॉ बनाता है वो रीजन किसके पास है, फिलोसफर किंग के पास। ठीक है, तो फिलोसफर किंग जो है रीजन का इस्तेमाल करके लॉ बनाता है, और उसमें किसी भी तरीके का पैशन, पैशन इन द सेंस कि आपको एक तरीके से यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है, कि आप जो फिलोसफर किंग लॉ बनाएगा वो निष्पक्ष होकर बनाएगा, क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम को पार करके जो फिलोसफर किंग बना है, ठीक है, तो उसमें किसी तरीके का पैशन, पैशन इन द सेंस मेटेरियलिस्टिक ग्रीड नहीं है। ठीक है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, सो इसको वो बोलते हैं कि जो लॉ है, ऐसी सिचुएशन में जो फिलोसफर किंग लॉ बनाएगा वो रीजन पे बेस्ड होगा, क्योंकि रीजन जो है वो फिलोसफर किंग के अंदर है। देन मन शुड नॉट सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट बिकॉज बेस्ट इज अनअचीवेबल। तो एरिस्टोटल ये बोलते हैं कि अगर आपको आज मान लो नेट है, एक तरफ जेआरएफ है, ठीक है, आपको नेट मिल रहा है, ठीक है, और आपको बोला नहीं मेरे को तो नेट नहीं चाहिए, मेरे को मैं फिर से तैयारी करूंगा, मेरे को जेआरएफ ही चाहिए। ठीक है, और आप नेट की डिग्री जो आपको मिली आपने फाड़ के फेंक दिया, अपना सर्टिफिकेट फाड़ दिया, आपका सब कुछ हटा दिया कि मैं इसका यूज ही नहीं करूंगा।
तो ये बोलता है, एरिस्टोटल बोलता है आपको ऐसे नहीं करना, आपको रियलिस्टिक होकर सोचना है कि आप बेस्ट के चक्कर में, जो कि जेआरएफ क्या है, बेस्ट, ठीक है, बेस्ट के चक्कर में आप जो गुड है जो आपको मिल रहा है वो भी आप छोड़ नहीं सकते। तो ये क्या है कि, और इनका मानना था कि जो बेस्ट है वो अनअचीवेबल होता है, ठीक है, कोई भी चीज आप बेस्ट अचीव नहीं कर सकते। अब जेआरएफ वाले कॉन्टेक्स्ट में तो आप ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जेआरएफ तो अचीवेबल है, और वो आप, मैं प्रे करूंगी आप सबका हो भी जाए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बेस्ट होता है ना, एकदम बेस्ट, जैसे आइडियल स्टेट बेस्ट था प्लेटो के लिए, तो वो अनअचीवेबल था। वैसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप कभी प्लेटो का पूरा फिलोसफी पढ़ा है तो क्या आपको लगता है कि जो फिलोसफर किंग का जो एग्जाम्पल प्लेटो ने दिया था वो कभी अचीवेबल था पूरी तरीके से? क्या ऐसा सिस्टम होता जहाँ पे कम्युनिज्म ऑफ वाइफ और प्रॉपर्टी होता है? ऐसा इम्पॉसिबल था। तो एरिस्टोटल उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। देन प्लेटोज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कोट है जो कि दिया है एमर्सन ने, याद रखना। प्लेटोज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो, एमर्सन का कोट है। देन द एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी इज नथिंग बट फुट नोट्स टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल। पूरा का पूरा जो डब्ल्यूपीटी है ना, वो और कुछ नहीं, सिर्फ प्लेटो और एरिस्टोटल की कहानी है, ऐसा मान के चलो। ये किसने बोला था? व्हाइट हेड ने बोला था। और इसका सबसे अच्छा ट्रिक ये है, इसके नाम में आ रहा है हेड, और इनकी जो कोट है इसके नाम में आ रहा है फुट। तो हेड और फुट, हेड एकदम ऊपर होता है और फुट सबसे नीचे होता है ना, तो एकदम उल्टा कर दिया तो फुट आ जाएगा, और यहाँ पे हेड होता है। जब एक पर्सन को हम पढ़ते हैं कह रहे सॉरी, ह्यूमन बींग को देखते हैं तो सबसे ऊपर क्या होता है? हेड, और सबसे नीचे क्या होते हैं? फुट होते हैं। तो आपको इससे ये कोट याद रह जाएगा अगर कभी पेपर में आए। तो अगर फुट नोट्स लिखा हो तो फुट नोट्स से आपको व्हाइट हेड याद आना चाहिए, ठीक है, हेड और फुट। देन ये कोट हो गया। देन कार्ल पॉपर, वन कैन आइदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। तो या तो पर्सन हो सकता है कि वो प्लेटो की बातों में विश्वास रखता हो सकता है वो पर्सन प्लेटो के एंटी हो, उसके खिलाफ हो, लेकिन कभी भी कोई भी पर्सन नॉन प्लेटोनिक मतलब प्लेटो से हटके कोई काम नहीं कर सकता। अगर आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप प्लेटो को हमेशा एक बेस लेकर चलते ही चलते हो, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम बिना प्लेटो के समझ नहीं सकते और हम इसकी शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है? एक बेस है। तो प्लेटो को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ हो सकते हो, आप उसकी बातों में मान सकते हो, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आजकल तो बहुत जेंजी ये चल रहा है कोट, अगर देखा जाए कि you can you can't ignore me, you can be against me, you can be in favor of me but you can't ignore me, है ना, आपने सुना होगा। सो अब एरिस्टोटल के और कोट्स देख लेते हैं कुछ। आइडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, आइडिया इज प्रेजेंट इन मैटर इटसेल्फ। यानी कि आइडियाज और मैटर को आप अलग अलग नहीं समझ सकते, क्योंकि जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं, टेंजिबल है, ठीक है, और आइडियाज जो कि एब्स्ट्रैक्ट है जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन वो क्या है? आइडियाज जो हमारे मैटर में ही प्रेजेंट है। अब आज के टाइम पे अगर आप कोई चेयर या कोई एसी या कोई एआई का भी इस्तेमाल देख रहे हो अपने सोशल मीडिया पे, तो वो क्या है आपके लिए? मैटर। पर इसका एआई को बनाने के पीछे कोई ना कोई आइडिया तो रहा होगा, और वो आइडिया एग्जीक्यूट हुआ तभी वो मैटर बना। मतलब वो जब आइडियाज को एग्जीक्यूट किया गया तो हम उसको रियलिटी में लेकर आ पाए। तो यही एरिस्टोटल बोलते हैं, जो कि कॉमन सेंस भी है और जो कि सही बात भी है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा और इजी था। और बस आइडियाज और मैटर वाली बात किसने बोली है याद रखना, फिर एरिस्टोटल ने बोली है कि आइडियाज और मैटर अलग अलग नहीं होते, मैटर के अंदर ही आइडिया प्रेजेंट होता है। जैसे चेयर, चेयर एक मैटर है और उसके पीछे बिहाइंड एक आइडिया होता है जिस आइडिया के बेसिस पे वो चेयर बनाई गई थी। देन प्लेटो टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट विजडम। अब ये जो है ये कोई कोट नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसे ही मैंने आपको एक स्टेटमेंट डाल दी है ताकि कभी स्टेटमेंट या एजम्पशन रीजनिंग के क्वेश्चन आए तो आपको इजी रहे कि आइडिया, ये विजडम की बात प्लेटो भी करते हैं, एरिस्टोटल भी करते हैं, तो कौन कौन सी बात कर रहे हैं? तो प्लेटो एब्सोल्यूट विजडम की बात करते हैं और एरिस्टोटल प्रैक्टिकल विजडम की बात करते हैं, क्योंकि जो प्लेटो है वो आइडियलिस्टिक है, ठीक है, और जो एरिस्टोटल है उनको हम रियलिज्म से रिलेट करते हैं, रियलिस्टिक फिलोसफर है, तो इसलिए आपको वो प्रैक्टिकल विजडम की बात करेंगे। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, फेमस कोट है एरिस्टोटल का, सबको पता है। स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर अ सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर अ सेक ऑफ गुड लाइफ। कि जो स्टेट आता है, स्टेट को हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं हम स्टेट को? ताकि हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और स्टेट को कंटिन्यू क्यों रखते हैं? चलो हम स्टेट आया, उसने हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट कर लिया, तो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के बाद वो अबॉलिश हो जाना चाहिए? नहीं, वो अबॉलिश नहीं होता, वो कंटिन्यू रहता है। क्यों? ताकि गुड लाइफ को वो मेंटेन कर सके, ताकि आने वाले टाइम पे अगर फिर से हमें कोई खतरा ना हो। तो इसलिए ये बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कोट है, स्टेट इज अ प्री कंडीशन फॉर गुड लाइफ। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो आपको स्टेट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कोट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलिटिकल एनिमल वाला सबको याद रहता है, लेकिन ये याद रखना, ठीक है,
कि स्टेट को किसने पहले माना है। अब प्लेटो ने इंडिविजुअल को पहले माना था कि इंडिविजुअल से स्टेट बना, ठीक है, लेकिन थियोलॉजिकली ये बात सही है, पर एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट पहले आया और फिर इंडिविजुअल आया, टेलियोलॉजिकली नहीं। वैसे अगर वो टेलियोलॉजिकली तो पहले इंडिविजुअल आए, ठीक है, मतलब सॉरी क्रोनोलॉजी तो पहले इंडिविजुअल आए, टेलियोलॉजिकली पहले कौन आया, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्टेट, तो स्टेट को वो ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। देन बात करें नेक्स्ट, स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, पीवाईक्यू है, रिपीटेड पीवाईक्यू है, कि स्टेट को वो सबसे ऊंचा मानते हैं, सबसे ऊंचा दर्जा स्टेट को देते हैं। तो स्टेट के फेवर में ज्यादातर बातें एरिस्टोटल बोल रहे हैं। When who can live without one who can live without state is either a beast or god, he cannot be a man, ठीक है। जो बंदा, यहाँ पे एंजल भी लिखा हो सकता है, जरूरी नहीं है गॉड लिखा हो, ठीक है, तो जो इंसान स्टेट के बिना जी सकता है, या तो वो एकदम शैतान होगा या वो भगवान होगा, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान कभी भी स्टेट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बात एरिस्टोटल ने बोली है। स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिली एंड रिलीजियस, यहाँ पे रिलीजियस लिख दिया, सॉरी रिलीजन होगा। स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिली एंड रिलीजन, यानी कि स्टेट जो है फैमिली प्लस रिलीजन से मिलके बना है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एरिस्टोटल के कुछ और कोर्स की। अब ये मत बोलना कि मैम इतने सारा याद कैसे रहेगा, याद नहीं करने आपको सारे कोर्स, आपको पता है अगर एरिस्टोटल का आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आपको कोर्स याद करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब जैसे गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट सबको पता है एरिस्टोटल का है, तो एरिस्टोटल किसको बोलते हैं, कि किसको वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, वो बोलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी ये गोल्डन मीन है ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का, तो ना पूरी तरीके से आप डेमोक्रेसी अपनाओ ना ओलिगार्की अपनाओ, बीच का एक रास्ता अपना लो पॉलिटी, तो मतलब बीच का रास्ता अपनाना गोल्डन मीन होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। जैसे आपने ये वाला टेबल से आपने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, जहाँ पे वो एक तरफ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं, एक तरफ परवर्टेड, परवर्टेड यानी कि होता है बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक तरफ वो मैप बोलते हैं, मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक से याद किया हुआ है मैप, और एक तरफ आता है हमारा टॉड, टॉडलर होते हैं ना टॉड। तो यहाँ से मैप से आपको याद आएगा, एम से मोनार्की, ए से अरिस्टोक्रेसी और पी से पॉलिटी, इन सबको वो अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते थे। और परवर्टेड में वो किसको मानते थे, टी से टेरेनी, ओ से ऑलिगार्की और डी से डेमोक्रेसी, इसको वो बेकार गवर्नमेंट मानते थे। अब जैसे ही इन्होंने ये भी बताया था, मिडिल क्लास वाला भी बताया होगा कि रूल किसका होना चाहिए, मिडिल क्लास का होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, पॉलिटी में होना चाहिए, ये भी बताया ना उन्होंने, कि ना ही एकदम रिच रूल करेगा ना ही पुअर रूल करेगा, उसके बीच में भी एक गोल्डन मीन होता है मिडिल क्लास, वो रूल करेगा, क्योंकि वो दोनों के हित में सोच पाएगा, ऐसा। देन स्लाइटेस्ट चेंजेस रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल का आपने रेवोल्यूशन वाला भी पढ़ा होगा, राइट, तो आपको ये कोड भी याद नहीं रखना पड़ेगा, आपने रेवोल्यूशन सबने पढ़ा है, कि हल्का सा भी तो एरिस्टोटल के लिए रेवोल्यूशन क्या था, एरिस्टोटल के लिए रेवोल्यूशन था कि अगर छोटा चेंज भी आता है ना सोसाइटी में, छोटू सा चेंज भी आता है, तो एरिस्टोटल उसको रेवोल्यूशन बोलते थे, ठीक है। तो वैसा, या आपके डिक्शनरी वाला रेवोल्यूशन नहीं है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन थोड़ा सा अगर चेंज आ जाना सोसाइटी में, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन है। या इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सरकार ही बदल रहे हो, नहीं, सरकार बदलने के लिए अगर कुछ भी छोटा मोटा भी हो रहा है तो वो क्या है, रेवोल्यूशन। एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑल्सो, वो बोलते थे इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है, रेवोल्यूशन आता है। इवन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कोट है, इसके अलावा उन्होंने रेवोल्यूशन अभी कभी आप पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने 7-8 एग्जाम्पल दे रखे हैं रेवोल्यूशन के, कि गरीबी की वजह से रेवोल्यूशन आता है, और अगर इग्नोरेंस की वजह से रेवोल्यूशन आता है, इनजस्टिस की वजह से रेवोल्यूशन होता है, इनक्वालिटी की वजह से रेवोल्यूशन होता है, उन्होंने कुछ कॉजेज बताए हैं। आप गूगल पे एक बार सर्च करना कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन बाय एरिस्टोटल, आपको मिल जाएंगे। देन ये इंपॉर्टेंट कोट है, इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली एंड इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल इक्वली। बेसिकली ये आपको पूरा का पूरा क्रक्स मिल रहा है आज के टाइम के अफर्मेटिव एक्शंस का, कि जो गरीब है उनके साथ इक्वली व्यवहार करो, और जो रिच है उनके साथ इक्वली व्यवहार करो, ऐसा नहीं आप रिच और पुअर के साथ एक जैसा व्यवहार करो, आपको इन दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं करना, क्योंकि वो उसकी कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है। सारे पुअर को एक जैसा ट्रीट करो और सारे रिच को एक जैसा ट्रीट करो, ये स्टेटमेंट का मेन क्रक्स था, ठीक है। मतलब अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, कोई लॉ बना रहे हो, तो आप आपको अफर्मेटिव एक्शन लेकर सोचते हैं कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको आपको थोड़ा से ज्यादा बेनिफिट देने होंगे इन कंपैरिजन अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, जो कि उसके लिए क्या है, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बात थी एक तरीके से अफर्मेटिव एक्शन वाला से रिलेटेड चीजें, वो एरिस्टोटल अपने टाइम पे उसी टाइम बोल चुके थे और हम वो आज के टाइम पे अपना रहे हैं, तो ये कोड उससे रिलेटेड है। देन लॉ इज अ रीजन विदाउट पैशन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में। देन ये जो कोड था एरिस्टोटल ने बोला था, प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में बोला था, रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ रीजन इज सेम। तो अगर जो लॉ है वो रीजन से ही बना है, ठीक है, तो अगर रूल ऑफ लॉ चल रहा है इसका मतलब कि आपका क्या है, रूल ऑफ रीजन ही माना जाएगा। देन लॉ इज एन आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन, कि जो लॉ है वो कहीं कहाँ से बना है, रीजन
तो उसमें रीजन का इस्तेमाल करके ही लॉ बनाया गया है। तो लॉ रीजन जैसी जो स्टेटमेंट है वो एरिस्टोटल की। देन रीजन इज इन द सोल, लॉ इज कंटेन इन द बुक ऑफ लॉ। ठीक है, ये भी वही बात हो गई। स्टेट इज नॉट अ फैमिली बट फैमिली ऑफ फैमिलीज, बहुत सारी फैमिली से मिलकर स्टेट बनता है, ये एरिस्टोटल ने बोला था। सिटीजन्स आर adults, they come together to make laws. The best approach to make law is through deliberation. तो अगर कभी आ जाए कि डेलिब्रेशन का बात किसने की थी एरिस्टोटल ने, तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी आप पढ़ते हो एरिस्टोटल का, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस पढ़ते हो एरिस्टोटल का, तो डेलिब्रेशन या डेलिब्रेटिव जस्टिस किसका है एरिस्टोटल का। तो ये डेलिब्रेशन क्या होता है, डिस्कशन, डिबेट, एसोसिएशन, ये सब डेलिब्रेशन होता है। तो अगर जब आप लॉज बनाते टाइम ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, डेलिब्रेशन कर रहे हो, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो बेस्ट अप्रोच क्या होता है लॉ बनाने का, डेलिब्रेशन के थ्रू बनाना। ये बात एरिस्टोटल ने बोली थी। अब बात करते हैं मैकेवली के कोर्स की। मैं पूरा पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रही क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे वाईटी चैनल्स पे मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल्स पे। बस हम कोर्स पढ़ रहे हैं और कोर्स से ही हम एक नया तरीका खोजा है हमने डब्ल्यूपीटी को पढ़ने का। मैकेवली इन पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाई मीन्स, ठीक है, तो आप कोई भी खराब से खराब काम कर सकते हो अगर आपका एंड अच्छा है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि अगर आप कोई अच्छे काम के लिए अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ बोल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे आपका इरादा अच्छा है, उस झूठ से किसी को फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो वैसी चीजें मैकेवली बोलते हैं अपने प्रिंस को कि अगर तुम्हें अपना गोल अचीव करना है, उसका गोल क्या था, प्रिंस का गोल क्या होगा, अपने जो सिंहासन है उस पर बने रहना, अपनी किंगडम को बचाना। तो किंगडम को बचाने के लिए बुरा से बुरा काम भी करना पड़े तो उन्हें करना चाहिए, ऐसा मैकेवली बोलते थे। वेरएज आपको ये कोट गांधी से मिलता जुलता भी लग रहा होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है गांधी जी के ऊपर भी ऐसा कोट आया था, पर उसमें लिखा था मेंस मीन्स एंड एंड शुड बोथ बी जस्टिफाइड। ठीक है, दोनों ही जस्टिफाई होने चाहिए, मीन्स भी आपका अच्छा हो और एंड भी अच्छा हो, ऐसा गांधी जी बोलते थे। और कॉन्ट्रास्ट में मैकेवली बोलता था कि नहीं भाई, मीन्स अच्छा हो, मीन्स कैसा भी हो एंड अच्छा होना चाहिए, मतलब अंत भला तो सब भला, वैसा वाला। देन सबाइन ने क्या बोला है मैकेवली के बारे में, जीएस सबाइन ने बोला है मैकेवली इज नैरोली रेटेड एंड लोकेटेड। तो कभी कभी जो थिंकर से क्वेश्चन आ जाते हैं कि थिंकर के कोट से या उस थिंकर के बारे में किसने क्या बोला, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबाइन से ये आ सकता है मैकेवली इज नैरोली रेटेड एंड लोकेटेड, किसका कोट है, सबाइन का कोट है, आई गेस 2011 या 12 में किसी में आया हुआ है ये कोट। देन इट इज बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर देन टू बी लव। ठीक है, लोग एक बहुत जरूरी है कि जो प्रिंस से लोग डरे, चाहे प्रिंस से लोग प्यार ना करें कोई बात नहीं, लेकिन उससे अगर प्रिंस से लोग, प्रिंस का डर नहीं है ना समाज में, तो प्रिंस कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई प्रिंस से प्यार करना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रिंस से डरना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा मैकेवली बोलते हैं। देन पावर के दो डायमेंशंस होते हैं, फोर्स एंड लव। तो ये भी किसने बोला है, मैकेवली ने बोला है, तो आपको इसका याद रखना है। फिर प्रिंस शुड बी कोल्ड ब्लडेड मैन, ही शुड नॉट एक्ट विद पैशन। पैशन यानी कि ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस, ये नहीं होनी चाहिए प्रिंस में। ठीक है, उसको दूसरे अपने जो जिस किंगडम के ऊपर वो रूल कर रहा है उसके बारे में सोचना जरूरी है। कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए, उसमें ज्यादा फीलिंग्स या सिंपैथी या फिर जैसे होता है ना एकदम बहुत सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, कोल्ड ब्लडेड हो। ठीक है, कोल्ड ब्लड यानी कि अगर आपको कोई उल्लू बना रहा था, आप उल्लू नहीं बन रहे हो। ठीक है, वैसे उसने एक किंग को कैसा होना चाहिए, एक क्लेवर होना चाहिए लाइक अ फॉक्स, एंड ब्रेव होना चाहिए लाइक अ लॉयन, ये भी मैकेवली ने बोला था। फिर और फोर्स एंड लव दो डायमेंशन पावर के किसने बताया था, मैकेवली ने। अब पावर से आपको बहुत सारे लोग याद आ जाएंगे कि अच्छा पावर तो माइकल फूको का है, पावर तो लास्की ने भी दिया था, पावर का कॉन्सेप्ट भी दिया था, बहुत लोगों ने पावर का कॉन्सेप्ट दिया, वो पॉलिटिकल थ्योरी में लेकर हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि मैकेवली ने भी पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, फोर्स एंड लव। पावर दो तरीके से कर सकते हो आप इस्तेमाल, या तो अपना प्यार की शक्ति से पावर कर लो, या किसी को अपने बस में कर लो, या फोर्स का इस्तेमाल कर लो। तो ये कोड किसका है, मैकेवली। प्रिंस शुड चूज द ऑप्शन ऑफ फोर्स ओनली आफ्टर प्रॉपर कैलकुलेशन, लेकिन वो बोलता है कि फोर्स को आपको एट अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करना है। ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट में होना चाहिए, पहले सारे हथकंडे अपना के देख लो, फिर कुछ ना हो तो फोर्स यूज कर लो। ठीक है, फोर्स शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। देन इन पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाई मींस वही सारे ऊपर जो दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे गलती से, मैकेवली इज नॉट अगेंस्ट रिलीजन, ही वाज अगेंस्ट चर्च। बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है कि क्या मैकेवली चर्च रिलीजन के अगेंस्ट था, तो नहीं, मैकेवली रिलीजन के अगेंस्ट नहीं था, मैकेवली चर्च के अगेंस्ट था।
ठीक है, तो रिलीजन में वो मानता था, ऐसे याद रखो। फॉर्च्यूना के बारे में उसने क्या बोला, फॉर्च्यून यानी कि हमारी किस्मत। तो वो बोलते हैं कि फॉर्च्यून ए सर्कमस्टांसेस विच आर नॉट अंडर वंस कंट्रोल। फॉर्च्यून एक तरीके का ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो हमारे हाथ में तो नहीं है। दे कम लाइक अ टोरेंटल रेन्स और रोअरिंग रिवर। तो ये जो फॉर्च्यून है एक तरीके से एकदम जो फ्लड वाली रिवर होती है ना, जो अपने साथ बाढ़ लेकर आती है, वैसा आपका फॉर्च्यून बनता है, वैसे आपकी किस्मत होती है। या वो हल्की बारिश की तरह होती है। टोरेंटियल मतलब, सॉरी, टोरेंट यानी कि होता है एकदम तेज बारिश की तरह आपके जीवन में आती है फॉर्चूना, और आपको तहस नहस करने लग जाती है। पर प्लस फॉर्चूना को उसने एक, सो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे फॉर्चूना इज लाइक अ वुमन। फॉर्च्यून यानी कि हमारी किस्मत एक औरत की तरह है। ये भी आपको पूछा गया है पीवाईक्यू में कि किसने बोला था, पीएचडी एंट्रेंस में आया था कि वुमेन को किससे कंपेयर किया फॉर्चूना को, तो वो मैकेवली ने किया है। और वो बोलते हैं कि वुमेन एम्ब्रेस ब्रेव मैन। तो वुमेन जो है उनको जो ताकतवर आदमी होते हैं ना, ब्रेव होते हैं, उनको वो पसंद होते हैं। और फॉर्चून को भी क्या है, जो हमारी किस्मत है, किस्मत को भी जो ब्रेव लोग होते हैं, जो अपनी आप से हार नहीं मानते, किस्मत को भी उन्हीं का साथ देती है। Hence if prince will face these times, अगर प्रिंस ऐसे टाइम को झेल गया, फॉर्च्यून वाले अपनी बुरी किस्मत वाले समय को वो झेल गया पूरे करेज के साथ, एकदम हिम्मत के साथ उसने सारा सामना कर लिया बुरे टाइम्स का, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या होगा, वो ही उसको वो बैड टाइम्स को क्या कर सकता है, फेवरेबल टाइम्स में कन्वर्ट कर सकता है। दिस शोज दैट मैकेवली इज रियलिस्टिक। तो इससे हमें पता चलता है कि मैकेवली भी जो है एरिस्टोटल की तरह रियलिस्टिक है, और वो ऑप्टिमिस्टिक भी है। मतलब वो अच्छी बात है, फॉर्चूना को वो नेगेटिव भी दिखाता है और एट द सेम टाइम पॉजिटिव भी दिखाता है। ऑप्टिमिस्टिक होता है मतलब जो पॉजिटिव चीजें देख ले हर चीज में। ये चाहे फॉर्चून आपका आएगा, आप बुरा वक्त आएगा, लेकिन आपको ने अगर आपको आप सॉरी अगर आपने उसको अच्छे से झेल लिया, अपने फेवर फेवर में कन्वर्ट कर लिया, तो वो आपसे उस आपसे मतलब ज्यादा करेजियस, आपसे ज्यादा बलवान कोई नहीं हो सकता बेसिकली। इन हिज बुक द प्रिंस मैकेवली सपोर्ट्स मोनार्की। अब की कितनी बार क्वेश्चन आता है कि मैकेवली कौन सी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। तो जो उन्होंने बुक लिखी थी ना, द प्रिंस, उसमें तो मैकेवली को हमने देखा कि मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे। वेरा जो मैकेवली ने बुक लिखी थी ना, डिस्कोर्सेज, उसमें मैकेवली ने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। तो मैकेवली ने मोनार्की को भी सपोर्ट किया और रिपब्लिकन फॉर्म को भी सपोर्ट किया। याद रखना, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीकों से उसने सपोर्ट किया है। वेर एवर नेसेसरी मोनार्की, तो वो बोलते हैं जहां जरूरी हो वहां पे मोनार्की होनी चाहिए, जहां जरूरी हो वहां पे रिपब्लिक होना चाहिए। बट किसी भी सिचुएशन में ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी नहीं होना चाहिए। तो ओलिगार बस इतना याद रखो कि ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ थे, और मोनार्की और रिपब्लिक को बोलते थे कि सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। सो बस आज का लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ एंड ऑल आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा कि जिस तरीके से हमने सॉक्रेट्स, कन्फ्यूशियस, एरिस्टोटल और प्लेटो और मैकाबी को याद किया आज के लेक्चर में, और आपको लगा कि हाँ बेनिफिशियल हो सकता है, सो यू कैन कमेंट, आई विल कंटिन्यू। अदरवाइज ये हमारा फर्स्ट और आखिरी लेक्चर होगा। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।